हेलो बच्चों, हम पाचन तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे। तो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये बताया है कि जो पाचन तंत्र उसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है आहार नली और दूसरा भाग है सहायक पाचक ग्रंथियां। तो हम आहार नली को 6 भागों में बांटे थे। तो देखो आहार नली के कौन कौन से भाग बताए थे मैंने। पहला भाग बताया था मुख एवं मुखगुहा, दूसरा भाग बताया था मैंने ग्रसनी, तीसरा भाग मैंने बताया था ग्रसिका, इसको ग्रास नली या भोजन नली भी बोला जाता है। चौथा भाग बताया था आमाशय, पांचवा भाग आपको बताया था छोटी आंत्र और छठा भाग बताया था मैंने बड़ी आंत्र। तो इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने क्या किया कि जो आहार नली का पहला भाग है मुख और मुखगुहा, इसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो के अंदर अपन क्या करने वाले हैं कि जो ग्रसनी है पहले उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आहार नली का दूसरा भाग आज अपन पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, ग्रसनी। तो देखिए हमारे शरीर के अंदर तालू, जिह्वा और मुख गुहा, इन तीनों के पीछे आहार नली का जो भाग होता है वो कुप्पी नुमा होता है। कैसा होता है? कुप्पी नुमा होता है। और उसी भाग को अपन क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। उसी भाग को क्या बोला जाता है, ग्रसनी बोला जाता है। तो देखिए आप इसको मुखगुहा के पीछे बोल दो या जिह्वा के पीछे बोल दो या जो तालू है उसके पीछे बोल दो, उसका पीछे का भाग कुप्पी नुमा होता है और उसी भाग को अपन क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं। ये जो ग्रसनी होती है ये श्वसन तंत्र व पाचन तंत्र दोनों का सम्मिलित भाग होती है। यानी कि ये संरचना आप श्वसन तंत्र में भी पढ़ोगे तो आपको पाचन तंत्र में भी पढ़ना है ये। तो ये श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का सम्मिलित भाग है। क्यों है? क्योंकि जब अपन श्वसन क्रिया करते हैं तो जो वायु होती है वो भी इसी भाग से होकर के गुजरती है। और जब अपन भोजन को ग्रहण करते हैं तो जो भोजन होता है वो भी इसी भाग से होकर के क्या होता है, गुजरता है। लेकिन इस ग्रसनी के अंदर ऐसी व्यवस्था होती है कि जो भोजन होता है वो तो केवल आपकी जो भोजन नली है उसी के अंदर प्रवेश करता है और जो वायु ग्रहण की गई है वो श्वास नली के अंदर ही प्रवेश करती है। इसके अंदर ऐसी व्यवस्था होती है, इसकी संरचना ऐसा सुनिश्चित कर देती है कि जो भोजन होता है वो तो किसी भी कंडीशन में श्वास नली के अंदर प्रवेश नहीं करे और जो वायु होती है वो किसी भी कंडीशन में भोजन नली के अंदर प्रवेश नहीं करे। तो इसके लिए क्या होता है कि जो ग्रसनी होती है वो 3 भागों में बटी होती है। तो देखो 3 भाग कौन कौन से हैं इसके। ग्रसनी को अपन 3 भागों में बांटते हैं। पहला भाग होता है इसका नासा ग्रसनी, दूसरा भाग इसका होता है मुख ग्रसनी और जो तीसरा भाग है उसे अपन बोलते हैं कंठ ग्रसनी या फिर अधोग्रसनी भी इसको बोला जाता है। ठीक, तो देखो ये वाला जो भाग है ये तो है नासाग्रसनी। नासाग्रसनी नासा मार्ग से या नाक से जुड़ी हुई रहती है। इस नासाग्रसनी के जस्ट पीछे का जो भाग है ये कहलाता है मुख ग्रसनी। तो इस मुख ग्रसनी के अंदर क्या होता है कि नासाग्रसनी भी आकर के खुलती है और इधर से जो मुख गुहा है वो भी आकर के इसी के अंदर खुलती है। ठीक है, अब इस मुख ग्रसनी के जस्ट नीचे का जो भाग है इसे अपन बोलते हैं कंठ ग्रसनी। क्या बोलते हैं इसको? कंठ ग्रसनी। तो ये जो कंठ ग्रसनी है इसके नीचे की तरफ 2 छिद्र होता है, एक तो ये वाला छिद्र है और एक ये वाला छिद्र है। तो इसका एक छिद्र तो खुलता है साहब ग्रास नली या भोजन नली के अंदर। एक छिद्र तो किसके अंदर खुलता है?
ग्रास नली या भोजन नली के अंदर खुलता है, और दूसरा जो छिद्र होता है वो किसके अंदर खुलता है, श्वास नली के अंदर खुलता है। देखो क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर यहाँ पर ये जो गला है, गले के आगे की तरफ एक नली दिखाई दे रही है, तो ये जो नली होती है ये तो श्वास नली होती है, इसके अंदर सी आकार के उपास्थल छल्ले होते हैं, और इसी के पीछे क्या होता है, दूसरी नली जुड़ी रहती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, ग्रास नली या भोजन नली बोलते हैं। तो ये जो कंठ ग्रसनी है इसमें दो छिद्र है, तो इसका एक छिद्र तो श्वास नली में खुलता है और दूसरा छिद्र किसके अंदर खुलता है, ग्रास नली या भोजन नली के अंदर खुलता है। ठीक है, अब इसकी संरचना में ऐसी कौन सी बात है कि जो सांस होती है वो तो श्वास नली में प्रवेश करती है और जो भोजन होता है वो ग्रास नली के अंदर ही प्रवेश करता है। तो देखो होता क्या है कि आपकी जो ग्रास नली दिख रही है इसके यहाँ पर शीर्ष पर एक ऊतकों का पल्ला होता है इस तरीके से। क्या होता है, ऊतकों का एक पल्ला होता है। तो जब भोजन को निगला जाता तो उस दौरान क्या होता है कि जो कोमल तालु है हमारे मुख गुहा का वो ऊपर खिंचता है, और ऊपर खींचने के साथ में ये जो पल्ला है यह आकर के श्वास नली को ढक लेता है। तो जैसे ये श्वास नली को ढकता है तो जो निगला गोया भोजन है वो इस मार्ग से होते हुए कहां प्रवेश करता है, केवल भोजन नली के अंदर ही प्रवेश करता है। इस समय ये जो श्वास नली है ये उस ऊतक के पल्ले के द्वारा क्या कर दिया जाता, ढक दिया जाता है। तो ये जो ऊतकों का पल्ला है जो किसके शीर्ष पर पाया जाता है, ग्रास नली के शीर्ष पर पाया जाता है। तो इस ऊतक के पल्ले को अपन बोलते हैं एपीग्लोटिस। एपीग्लोटिस या फिर घाटी ढक्कन, घाटी ढक्कन, एपीग्लोटिस या फिर घाटी ढक्कन इसको बोला जाता है। तो इसी तरीके से जो ग्रसनी है उसकी संरचना ये निर्धारित कर देती है भाई जो भोजन होता है वो किसके अंदर प्रवेश करे, भोजन नली या ग्रास नली के अंदर प्रवेश करे, और जो वायु होती है वो केवल किसके अंदर प्रवेश करे, श्वास नली के अंदर प्रवेश करे। तो ग्रसनी से निकला गया जो भोजन होता है वो कहाँ प्रवेश करता है, ग्रसिका के अंदर प्रवेश करता, भोजन नली के अंदर प्रवेश करता। तो अपन क्या करते हैं अभी इस ग्रसिका के बारे में पढ़ेंगे। दूसरे के बाद में तीसरा भाग है भोजन नली का, आहार नली का, जिसका नाम क्या है, ग्रसिका। तो देखिए तीसरा भाग अपन पढ़ रहे हैं ग्रसिका। ग्रसिका का दूसरा नाम क्या है, ग्रास नली, और इस ग्रास नली का तीसरा नाम क्या है, भोजन नली। तो देखिए भोजन नली एक संकरी लंबी नली होती है, इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, इसे ग्रसनी की जो दीवार होती है इस दीवार के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां पाई जाती है, श्लेष्मा ग्रंथियां। और ये जो श्लेष्मा ग्रंथियां हैं ये क्या करती है, श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। तो देखो क्या होता है यहां पर कि मानव के द्वारा जो भी भोजन निगला गया है वो ग्रसनी से ग्रसिका में जाता है, और ग्रसनी की दीवार के अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां हैं जो श्लेष्मा स्रावित करती है। तो उससे क्या होता है, इसकी जो दीवार होती है वो चिकनी फिसलन भरी हो जाती है। तो जो भी भोजन होता है वो सीधा फिसल करके कहाँ जाता है, आमाशय के अंदर आ जाता है। इसके अलावा एक बात और है कि इसकी जो दीवार होती है इसके अंदर जो पेशियां हैं वो
कर्मानुकुंचन गति करती है, तो उस कर्मानुकुंचन गति के कारण भी जो होता है भोजन जो होता है वो फिसल करके कहाँ आ जाता है, आमाशय के अंदर आ जाता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर जो भोजन नली होती है वो हमारी गर्दन से होते हुए वक्ष गुहा में जाती है। देखो ध्यान से सुनना, ये जो छाती वाला हिस्सा है ये अंदर से खोखला होता है, तो इस हिस्से को तो अपन बोलते हैं वक्ष गुहा। और इस छाती वाले हिस्से से नीचे वाला जो हिस्सा होता है जिसे अपन पेट बोलते हैं, तो ये पेट भी अंदर से खोखला होता है, तो इसे बोला जाता है उदर गुहा। तो ये ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे वक्ष गुहा बोला हमने, और ये नीचे वाला जो हिस्सा है इसको अपन ने क्या बोल दिया, उदर गुहा बोल दिया। तो इस वक्ष गुहा और उदर गुहा दोनों के बीच में एक पर्दा पाया जाता है, उस पर्दे को अपन बोलते हैं तनुपट्ट या मध्यपट्ट या डायफ्राम। डायफ्राम, ठीक है। तो ये जो ग्रसिका या ग्रास नली होती है ये गर्दन से होते हुए वक्ष गुहा में जाती है, और वक्ष गुहा के अंदर से क्या करती है, ये जो तनुपट या मध्यपट या डायफ्राम है उसको भेद करके ये क्या होती है, उदर गुहा में प्रवेश करती है, और उदर गुहा में प्रवेश करने के बाद में ये क्या करती है, आमाशय के अंदर प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो इस भाग के बाद में आहार नली का कौन सा भाग आएगा, आमाशय। तो अब देखते हैं अपन आमाशय के बारे में। आमाशय, तो देखिए आमाशय क्या है, ग्रसिका से आगे का आहार नली का जो भाग होता है वो आमाशय कहलाता है। और आमाशय जो होता है ये अंग्रेजी के जे अक्षर की आकृति का होता है। कैसा होता है, ये अंग्रेजी के जे अक्षर की आकृति का होता है। तो देखो यदि अपन आमाशय की स्थिति की बात करें तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था कि ये जो ग्रसिका होती है ये तनुपट या डायफ्राम को भेद करके कहाँ जाकर के खुलती है, आमाशय में जाकर के खुलती है। तो ये जो आमाशय है ये उस तनुपट या डायफ्राम के नीचे की ओर थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। किस ओर स्थित होता है, थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है, यानी कि ये इस तरफ के हिस्से में स्थित होता है, ठीक है। तो इसकी आकृति तो कैसी हो गई, अंग्रेजी के जे अक्षर के समान हो गई। कहाँ स्थित होता है, तो ये उदर गुहा के अंदर स्थित होता है, और तनुपट या डायफ्राम के नीचे थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है, उदर गुहा में थोड़ा बाईं ओर स्थित होता है। ये आहार नली का सबसे चौड़ा भाग भी है, सबसे चौड़ा भाग भी है ये। कोई पूछ ले भाई आहार नली के सबसे चौड़े भाग का नाम बताइए, तो आहार नली का जो सबसे चौड़ा भाग है उसका नाम क्या है, आमाशय है। अब देखो ये जो आमाशय है इसकी संरचना को अपन क्या करते हैं, तीन भागों के अंदर बांटते हैं। इस आमाशय की संरचना को कितने भागों में बांटते हैं, तीन भागों के अंदर बांट लेते हैं। तो देखो पहला जो भाग है उसे अपन बोलते हैं कार्डियक भाग या जठरागम भाग। दूसरा जो भाग है उसे अपन बोलते हैं फंडिस भाग, और तीसरा जो भाग है उसे बोला जाता है पाइलोरिक भाग या जठर निर्गमी भाग, ठीक है। देखो संस्कृत के अंदर ये जो आमाशय है इसके लिए शब्द काम में लिया जाता है जठर। तो जहां पर भी जठर शब्द आ जाए तो समझ लेना भाई वहां किससे संबंधित बात की जा रही है, आमाशय से संबंधित बात की जा रही है। तो आमाशय की संरचना को अपन ने तीन भागों में बांटा। पहला भाग कार्डियक भाग या जठरागम भाग, दूसरा फंडिस भाग या फंडिस भाग, और तीसरा भाग पाइलोरिक भाग या जठर निर्गमी भाग। तो वो जो आमाशय है उसको यहाँ पर अपन बना लेते हैं एक बार।
ये आमाशय आपका, इसकी संरचना को हमने 3 भागों में बांटा इस तरीके से। ये जो पहला भाग है इसे अपन क्या बोलेंगे, कार्डियक भाग या जठरागम भाग। तो ये तो हो गया आपका कार्डियक भाग, ठीक है। तीसरा जो हिस्सा है इसे अपन बोलेंगे पाइलोरिक भाग, पाइलोरिक भाग। और इन दोनों के बीच में जो भाग स्थित है इसे अपन क्या बोलेंगे, फंडिस भाग। ठीक है। अब देखिए जो कार्डियक भाग है ये तो आमाशय का कौन सा भाग है, बायां भाग है। और जो पाइलोरिक भाग है यह आमाशय का कौन सा भाग है, दायां भाग है। देखो यहां पर आप मानव से संबंधित जितनी भी संरचनाएं पढ़ रहे हैं ये सब संरचनाएं वास्तव में क्या है कि मानव का जो शरीर है उसका प्रतिबिंब है। और प्रतिबिंब में क्या होता है कि दायां भाग तो बायां हो जाता है और बायां भाग दायां हो जाता है। तो जो भी आप अंग देख रहे हो उसमें क्या है कि जिधर आपका दायां हाथ है उधर तो वो कौन सा हिस्सा हो जाएगा, बायां। और जिधर आपका बायां हाथ है उधर कौन सा हिस्सा हो जाएगा, दायां हिस्सा हो जाएगा। तो कार्डियक भाग तो आमाशय का बायां भाग है जो कि बड़ा भाग होता है। और जो पाइलोरिक भाग है ये आमाशय का कौन सा भाग है, दायां भाग होता है। और इन दोनों भागों के बीच में कौन सा भाग स्थित है, फंडिस भाग स्थित है। ये जो आमाशय होता है ये एक लचीला भाग होता है हमारी आहार नली का। और इसके अंदर लगभग 3 लीटर भोजन संचित रह सकता है। कितना लीटर भोजन संचित रह सकता है इसके अंदर, 3 लीटर भोजन इस आमाशय के अंदर संचित रह सकता है। तो इस आमाशय के अंदर और देखो कौन कौन सी बातें हैं। तो एक बात तो ये जान लो भाई आमाशय कहाँ स्थित होता है। तो आमाशय के लिए अपन बोल सकते हैं भाई ग्रसिका और जो छोटी आंत्र है उसके बीच में ये आमाशय क्या होता है, स्थित होता है। कहाँ स्थित होता है, तो ये उदर गुहा में स्थित होता है, तनुपट्ट के नीचे थोड़ा सा बाईं ओर आमाशय क्या होता है, स्थित होता है। अब आगे देखो आमाशय के बारे में कुछ और बातें मैं आपको बता रहा हूं। तो देखिए आमाशय के बारे में कुछ और बातें अपन देख लेते हैं। तो ये जो आमाशय है इसकी जो दीवार होती है तो इसकी सबसे आंतरिक जो दीवार होती है उस आंतरिक दीवार को अपन बोलते हैं श्लेष्मिका सतह। सबसे आंतरिक दीवार को क्या बोला जाता है, श्लेष्मिका सतह बोला जाता है। और इस श्लेष्मिका सतह के अंदर क्या होती है, कुछ ग्रंथियां पाई जाती है और उन्हीं ग्रंथियों को अपन बोलते हैं जठर ग्रंथियां। जठर ग्रंथियों का मतलब आमाशय के अंदर पाई जाने वाली ग्रंथियां। तो ये जो आमाशय की सबसे आंतरिक दीवार होगी वो आंतरिक दीवार कौन सी सतह की बनी होगी, श्लेष्मिका सतह की बनी होगी। और इस श्लेष्मिका सतह के अंदर क्या पाई जाती है, जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ये जठर ग्रंथियां आमाशय के कौन से भाग में स्थित होती है, इसी के आधार पर अपन जठर ग्रंथियों को क्या करते हैं, 3 भागों के अंदर बांट लेते हैं। तो देखो पहला भाग जो होता है आमाशय का वो कौन सा है, कार्डियक भाग। तो इस कार्डियक भाग के अंदर जो ग्रंथियां होगी उन्हें अपन बोलेंगे कार्डियक ग्रंथियां। तो ग्रंथियों का पहला प्रकार कौन सा हो गया, कार्डियक ग्रंथियां। ठीक है। इसके बाद में आमाशय का दूसरा जो भाग है उसका नाम क्या है, फंडिस भाग। तो इस भाग के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है उन्हें बोला जाता है फंडिक ग्रंथियां। क्या बोला जाता है, फंडिक ग्रंथि। इसके अलावा आमाशय का जो तीसरा भाग है जिसे अपन बोलते हैं पाइलोरिक भाग। तो इस पाइलोरिक भाग के अंदर जो ग्रंथियां पाई जाती है उन्हें अपन बोलते हैं पाइलोरिक ग्रंथियां। पाइलोरिक ग्रंथियां। ठीक है।
तो एक एक को अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्डियक ग्रंथियां। तो कार्डियक ग्रंथियां कौन से भाग में स्थित होती है? कार्डियक भाग में स्थित होती है। और ये जो कार्डियक ग्रंथियां होती है ये श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। ठीक है। दूसरी बात ग्रंथियां है फंडिक ग्रंथियां। तो देखो ये जो फंडिक ग्रंथियां हैं इसके अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। जो आपकी फंडिक ग्रंथियां हैं इसके अंदर कितने प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है? दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है। पहली कोशिकाएं तो होती है जायमोजन की कोशिकाएं। जायमोजन की कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं। तो ये जाइमोजन की कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं जो होती है ये आमाशय के अंदर क्या करती है? कुछ एंजाइमों का स्रवण करती है। अब आप पूछो भाई ये एंजाइम क्या होता है? तो एंजाइम शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऐसे रासायनिक पदार्थ है जो शरीर के अंदर चलने वाली विभिन्न प्रकार की जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं उनको उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम क्या करते हैं कि जो भोजन के पाचन की क्रियाएं हो रही है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है पाचन में, उनको उत्प्रेरित करने का कार्य करते हैं। कौन? एंजाइम। तो ये जाइमोजन की कोशिकाएं हैं जो मुख्य कोशिकाएं हैं ये आमाशय के अंदर क्या करती है? एंजाइमों का स्त्रवण करती है। तो देखो आमाशय के अंदर कौन कौन से एंजाइम स्त्रावित होते हैं? यहाँ पर एक तो होते हैं पेप्सिन एंजाइम, एक होता है रेनिन एंजाइम और एक होता है जठरीय लाइपेज एंजाइम। तीन प्रकार के एंजाइम यहाँ पर क्या होते हैं? स्त्रावित होता है। पहला एंजाइम पेप्सिन एंजाइम, तो ये प्रोटीन का पाचन करने वाला एंजाइम होता है। प्रोटीन को क्या करता है? छोटे अणुओं में बदलने का कार्य करता है ये। दूसरा रेनिन एंजाइम, तो ये भी प्रोटीन का ही पाचन करने वाला एंजाइम है। ये क्या करता है कि दूध के अंदर पाई जाने वाली जो प्रोटीन है उसका पाचन करता है। और तीसरा जो एंजाइम है जिसे अपन जठरीय लाइपेज बोलते हैं, तो ये लाइपेज एंजाइम क्या करता है? वसा का पाचन करने का कार्य करता है। तो फंडिक ग्रंथियों में दो प्रकार की कोशिकाएं, पहली जाइमोजन की कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं और दूसरी होती है ऑक्सिंटिक कोशिकाएं। तो ये जो ऑक्सिंटिक कोशिकाएं होती है ये आमाशय के अंदर क्या करती है? HCl अम्ल का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? HCl अम्ल का स्त्रवण करती है। इसके बाद में तीसरी ग्रंथियां पाइलोरी ग्रंथियां। तो ये जो पाइलोरी ग्रंथियां हैं ये कहां पर स्थित होती है? आमाशय के पाइलोरिक भाग में स्थित होती है। और ये ग्रंथियां श्लेष्मा और कुछ मात्रा में पेप्सिन एंजाइम का स्त्रवण करती है। किसका स्त्रवण करती है? श्लेष्मा और कुछ मात्रा में पेप्सिन एंजाइम का क्या करती है? स्त्रवण करती है। इसके अलावा एक बात और है कि ये ग्रसनी है और ग्रसनी किस में आकर के खुल रही है? आमाशय में खुल रही है। तो ग्रसनी और आमाशय इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक वाल्व होता है। तो ये वाल्व क्या करता है कि ग्रसनी से आमाशय के अंदर जो भोजन आ रहा है उसके ऊपर नियंत्रण रखता है। ठीक है। और इसी तरीके से एक वाल्व यहाँ पर भी पाया जाता है छोटी आंत्र और आमाशय के बीच में। ठीक। तो यहाँ पर जो ग्रसनी और आमाशय के बीच में जो वाल्व होता है इसे तो अपन बोलते हैं जठरागम वाल्व। जठरागम वाल्व या इसको एक नाम और दे सकते हैं अपन कार्डियक वाल्व। कार्डियक वाल्व। ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर पाइलोरिक भाग है ये और छोटी आंत्र, तो इन दोनों के बीच में जो वाल्व होता है इसे अपन बोलते हैं जठर निर्गम वाल्व या
पाइलोरिक वाल्व। क्या बोलते हैं इसको? जठर निर्गम वाल्व या पाइलोरिक वाल्व। तो देखो क्या होता है कि इस आमाशय के अंदर जब भोजन का पाचन हो रहा होता है तो ये दोनों जो वाल्व है ये बंद रहते हैं और अंदर ही अंदर इस भोजन को मथा जाता है। तो जब भोजन को मथा जा रहा है तो वहां पर HCl अम्ल भी होता है। तो इस आमाशय का जो HCl अम्ल है ये ऊपर के भाग में नहीं जाए, या जब इसके अंदर भोजन को मथा जा रहा है तो उस दौरान भोजन यहां से निकल कर के छोटी आंत्र में भी नहीं जाए। तो इन दोनों बातों को नियंत्रित करने का कार्य कौन करते हैं? ये दोनों वाल्व करते हैं। यानी कि आमाशय के अंदर जो भोजन का आवागमन है उसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करेंगे? ये दोनों वाल्व करेंगे। एक तो जठरागम वाल्व या कार्डियक वाल्व है जो कि कहाँ पाया जाता है? ग्रसनी और आमाशय के बीच में पाया जाता है। और दूसरा जो वाल्व है वो कौन सा है? जठर निर्गम वाल्व या पाइलोरिक वाल्व है जो कहाँ पाया जाता है? आमाशय और छोटी आंत्र के बीच में पाया जाता है। अच्छा, एक बात और, ये जो कार्डियक भाग है इससे अपन जठरागम भाग भी बोल सकते हैं। आमाशय का जो कार्डियक भाग है इसे क्या बोला जा सकता है? जठरागम भाग बोला जा सकता है। और ठीक इसी तरीके से आमाशय का जो पाइलोरिक भाग है इसको अपन जठर निर्गम भाग भी बोल सकते हैं। आमाशय का जो पाइलोरिक भाग है इसको क्या बोला जा सकता है? जठर निर्गम भाग भी बोला जा सकता। तो एक बार दोबारा देखते हैं अपन आमाशय के बारे में। अपन ने क्या देखा कि जो आमाशय होता है ये हमारी उदर गुहा में तनुपट्ट के नीचे थोड़ा सा बाईं ओर स्थित होता है। इसका आकार अंग्रेजी के जे अक्षर के समान होता है। ये आहार नाल का क्या होता है? सबसे चौड़ा भाग होता है। ठीक है। अब इसके बाद में अपन ने क्या कहा भाई, जो आमाशय होता है आहार नली का लचीला भाग होता है और इसके अंदर लगभग 3 लीटर तक खाद्य पदार्थ जो होते हैं, भोजन जो होते हैं वो संचित रह सकते हैं। फिर हमने क्या कहा भाई, आमाशय की जो संरचना है उसको 3 भागों में बांटा जाता है। कार्डियक भाग या जठरागम भाग, दूसरा है फंडिस भाग, तीसरा पाइलोरिक भाग या जठरागम भाग, पाइलोरिक भाग या जठर निर्गमी भाग। ठीक है। तो हमने देख लिया भाई ये जो आमाशय का बायां भाग है ये तो कौन सा भाग है? कार्डियक भाग है या जठरागम भाग है। आमाशय का जो दायां भाग है ये पाइलोरिक भाग या जठर निर्गम भाग होता है। ठीक है। और यहाँ पर दोनों भागों के बीच का जो भाग है उसे अपन क्या बोलते हैं? फंडिस भाग बोलते हैं। फिर इसके बाद में अपन ने क्या कहा भाई, आमाशय की जो दीवार है तो इसकी सबसे आंतरिक की जो दीवार है, आंतरिक दीवार है वो किसकी बनी होती है? श्लेष्मिका सतह की बनी होती है। और श्लेष्मिका सतह के अंदर क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथियां पाई जाती है। तो ये जो जठर ग्रंथियां होती है इनको अपन क्या करते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। कार्डियक ग्रंथियां, फंडिक ग्रंथियां और तीसरी कौन सी है? पाइलोरिक ग्रंथियां। तो कार्डियक ग्रंथियां जो होती है कार्डियक भाग में पाई जाती है और श्लेष्मा का स्त्रवण करती है। फंडिक ग्रंथियां जो होती है फंडिस भाग में स्थित होती है और इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। एक तो जाइमोजन की कोशिकाएं या मुख्य कोशिकाएं जो कि पेप्सिन, रेनिन, जठरीय लाइपेज एंजाइम स्रावित करती है, और दूसरी ऑक्सिंटिक कोशिकाएं जो क्या करती है? HCl अम्ल का स्त्रवण करती हैं। तीसरी प्रकार की जो ग्रंथियां हैं वो कौन सी है? पाइलोरिक ग्रंथियां। और ये जो पाइलोरिक ग्रंथियां हैं ये श्लेष्मा और पेप्सिन का क्या करती है? स्त्रवण करती। इसके अलावा हमने एक बात और देखी कि जो ग्रसनी और आमाशय है इन दोनों के बीच में एक वाल्व पाया जाता है जिसे जठरागम वाल्व या फिर कार्डियक वाल्व बोला जाता है। ठीक इसी तरीके से छोटी आंत्र और आमाशय के बीच में भी यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे अपन क्या बोलते हैं? जठर निर्गम वाल्व या पाइलोरिक वाल्व बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जठर निर्गम वाल्व या पाइलोरिक वाल्व बोला जाता है। ठीक। तो ये दोनों वाल्व क्या करते हैं? इस आमाशय के अंदर जो भोजन का आवागमन है उसको नियंत्रित करते हैं। ठीक है।